अपने पास पहली चीज है मोल्डे मिंटो रिफंड्स। मोल्डे मिंटो रिफंड्स, वी आर डिस्कसिंग मोल्डे मिंटो रिफंड्स। ठीक है, सबसे पहली चीज इसके बारे में जो 4 मार्कर क्वेश्चन आता है कि ये थे क्या। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आता है व्हाट वर द मोल्डे मिंटो रिफंड्स और दूसरा आता है डिस्क्राइब द मेन टर्म्स ऑफ मोल्डे मिंटो रिफंड्स। अगर आता है व्हाट वर द मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स तो कोई सी भी तुम लोग डेट बता दी, किसने निकाले, ये बता दिया तो भी चलेगा। लेकिन हार्श क्वेश्चन एग्जामिनर की तरफ से क्या होता है, डिस्क्राइब द मेन टर्म्स ऑफ मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स। उसमें तुम्हें याद होने चाहिए कि मेन टर्म्स क्या थे। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 1909 में आए। ठीक है, और इसका एक और भी नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, किसने निकाले ये मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स? 2 बंदों ने मिलकर निकाले। ठीक है, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने, 2 बंदों ने मिलकर निकाले, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो प्लस सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी द स्टेट फॉर इंडिया, जिसका नाम था जॉन मोल्डे। क्या नाम था? जॉन मोल्डे नाम था। ठीक हो गई बात। इन 2 बंदों ने ये मिलकर निकाले मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स, 1909 में आए। ठीक है, इन्होंने निकाले। ठीक हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर मेन जो प्रोपोजिशंस थी, मेन टर्म, माइक्रोफोन्स बंद कर दें प्लीज। कौन हो गया? प्लीज माइक्रोफोन्स बंद करें। मेन टर्म्स, ठीक है, विल डिस्कस द मेन टर्म्स। मेन टर्म्स क्या थे? ये बहुत इजी हैं और इजीएस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट रिफॉर्म्स हैं याद रखने के लिए। पहला, टू इंक्रीज members, to increase members in the imperial council, to increase members in the imperial council up to 60 by adding, up to 60 by adding more नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, बिफोर आई मूव ऑन, मैं आपको सबसे पहले ये जो काउंसिल का गेम है ये समझा दूं। ठीक है, काउंसिल का गेम देखो, हमारे पास पूरी डिस्कशन के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, वी विल बी एग्जामिनिंग 2-3 तरीके के काउंसिल्स के नाम। ठीक है, काउंसिल के हम 2-3 तरीके के नाम एग्जामिन करेंगे। उनमें से पहला होगा इंपीरियल काउंसिल। ठीक है, दूसरा जो मेन काउंसिल होगा उसको कहेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहला होगा इंपीरियल, दूसरा होगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और तीसरे प्रोविंशियल काउंसिल्स। ये हमारे तीनों बार बार रिपीट होते हैं हर रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, इंडियंस जो थे, इंडियंस का मतलब पाकिस्तान, सॉरी, मुस्लिम्स भी और हिंदूज भी, वो दोनों ये चाहते थे कि हमें काउंसिल्स के अंदर ज्यादा सीट्स मिलें, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है सर, काउंसिल आसान जबान में किसको कहते हैं? आसान जबान में काउंसिल का मतलब होता है गवर्नमेंट एपरेटस, या गवर्नमेंट को कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कह सकते इसको, आप कह लें गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, जिस तरह आज पार्लियामेंट होती है ना, इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से। ये पहला प्रपोजल था मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स का। दूसरा प्रपोजल मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स का ये था कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, कौन सी काउंसिल? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी, उसके अंदर प्लस होंगे 60 न्यू मेंबर्स। क्या बोला गया? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर प्लस होंगे 60 न्यू मेंबर्स। ठीक है, कितने न्यू मेंबर्स प्लस किए जाएंगे? 60। कितने प्लस किए जाएंगे भाई? 60 प्लस किए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें बोला गया था अप टू 60, और इसमें बोला गया था कि प्लस 60 न्यू मेंबर्स। ठीक है, थर्ड, तीसरी जो टर्म थी वो ये थी, प्रोविंशियल जो काउंसिल्स होंगे, देखो प्रोविंशियल काउंसिल्स उस वक्त 2 तरीके के थे। कितने तरीके के थे? 2 तरीके के थे। ठीक है,
मतलब कैसे दो तरीके के थे, एक लार्ज प्रोविंसेस के थे और एक छोटे, ठीक है। बड़े प्रोविंसेस के बारे में ये बोला गया कि 50 न्यू मेंबर्स, और स्मॉल के बारे में क्या बोला गया, स्मॉल के बारे में बोला गया 30 न्यू मेंबर्स, ठीक है। स्मॉल के बारे में क्या बोला गया, 30 न्यू मेंबर्स, ठीक हो गई बात। चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और जरूरी है इसको याद रखना, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। ये जो है वो चार मेन डिमांड्स थी, सॉरी नॉट डिमांड्स, एक्चुअली प्रपोजल्स थे। ये चार मेन मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स के प्रपोजल्स थे, ठीक है। These four were the main proposals of the मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। इसके अलावा भी प्रपोजल्स थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल खवातीन को वोट देने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। अदर जो सेकेंडरी टर्म्स थी, सेकेंडरी टर्म्स का मतलब ये है कि ये एज सच इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमें आगे चल के काम आएंगी, मैं बताऊंगा कैसे। जैसे एक बात की गई, वुमेन को इजाजत नहीं है वोट करने की, ठीक है। वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट, उनको बोला जाता था आप वोट नहीं कर सकती, ठीक है। इसी तरीके से जो इंडिया में काउंसिल से, उनमें जो भी इंडियंस अपॉइंट होंगे उनका रोल सिर्फ एडवाइजरी होगा। क्या होगा, इंडियन लेजिस्लेचर्स या इंडियन मेंबर्स का रोल क्या होगा, इंडियन लेजिस्लेचर्स का जो रोल होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा एडवाइजरी। क्या होगा, एडवाइजरी। एडवाइजरी का क्या मतलब है, वो लोग सजेशंस दे सकते हैं। एडवाइजरी का मतलब ये है दे कैन ओनली गिव सजेशंस, ओनली सजेशंस, यानी उन मेन डिसीजन, मेन जो पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, वायसरॉय के। किसके हाथ में होगी, वायसरॉय के। ये मेन टर्न्स थी मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स की, मेन टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। ये सवाल आपको 4 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। अगली जो चीज आपको मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में आनी चाहिए वो ये है कि मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को इंडिया के अंदर लाया क्यों गया था, ठीक है। ये आता है 7 मार्क्स के अंदर। कितने मार्क्स के अंदर आता है, वाई मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। ये सवाल आएगा 7 मार्क्स के अंदर, इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये सवाल आएगा आपके पास 7 मार्क्स के अंदर, फॉर 7 मार्क्स। पैटर्न क्या होता है 7 मार्क लिखने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट दोगे। इसमें आप क्या दोगे, आप बोलोगे इन 1909 जॉन मोल्डे एंड वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स which are known as मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स and are also called Indian Council Act of 1909। ये आपका रेलेवेंट सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट आएगा एट मैक्स 1 to 2 लाइंस के अंदर, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, और रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे आपने डेट डाल दी, किसने निकाला उसका नाम डाल दिया कि भाई मिंटो ने निकाला, मोल्डे ने निकाला, ठीक है। उसके बाद आप पैराग्राफ नंबर 1 लिखेंगे जिसके अंदर आपके पास रीजन नंबर 1 आएगा। आप पहला रीजन देंगे कि मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर क्यों आए थे, ठीक है। देखो, पहला रीजन मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स भेजने का ये था, अगर आप लोगों को पार्टीशन ऑफ बंगाल थोड़ा सा याद हो तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हिंदूज ने अपनी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर ब्रिटिश को जो है ना वो बहुत ज्यादा मसले मसाइल पेश आए थे। तो उन हिंदूज को काम डाउन करने के लिए, उन हिंदूज को ठंडा करने के लिए ब्रिटिश ने डिप्लोमेटिक अप्रोच ली और क्या बोला कि हम इनको खुश करने के लिए क्या भेजते हैं, मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स। तो पैराग्राफ 1 में पहला रीजन आप ये लिखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में, उसमें जो हिंदू रिएक्शन था, उस हिंदू रिएक्शन ने जो है वो ट्रबल क्रिएट कर दी थी। कौन सी ट्रबल, एडमिन ट्रबल, ठीक है। तो अब ब्रिटिश ने ये देखा कि इस एडमिन ट्रबल को काउंटर करने के लिए, ठीक है, टू काम डाउन हिंदूज, ब्रिटिश ने ये सोचा कि हमें जो है ना वो
मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स भेजने चाहिए, ठीक है, ताकि जो हिंदूज हैं वो थोड़े से काम डाउन हो जाएं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड रीजन जो आप पैराग्राफ नंबर 2 में लिखेंगे, पहला रीजन क्या था भाई, हिंदूज को ठंडा करना था, डिप्लोमेटिक अप्रोच लेनी थी, इस वजह से जो है ना वो मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को भेज दिया गया। भाई दूसरा रीजन मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को भेजने का बड़ा सिंपल है, सीधा साधा है। आप ये देखें इस रिफॉर्म के अंदर मेन चीज क्या की गई है, काउंसिल्स को छोटा किया गया है, बड़ा किया गया है, काउंसिल्स को बड़ा किया गया है। भाई ब्रिटिश को ये एहसास हो चुका था कि इंडियंस को काउंसिल के अंदर ज्यादा चांस मिलना चाहिए। अब वो ऐसे ही तो नहीं दे सकते थे ज्यादा चांस, उसके लिए प्रॉपर रिफॉर्म निकालना पड़ता, तो इन्होंने क्या भेजा, मोल्डे मिंटो रिफॉर्म। दूसरा रीजन क्या है, टू गिव इंडियंस को काउंसिल्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा चांस देने के लिए, टू गिव इंडियंस मोर चांस, ठीक है, एंड टू इनलार्ज काउंसिल्स। इस रीजन की वजह से मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को इंडिया के अंदर भेजा गया। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, वो ये है कि इंडियंस को ज्यादा चांस क्यों देना चाहते थे, काउंसिल्स को इनलार्ज ब्रिटिश क्यों करना चाहती थी। तो आपके जहनों में इसका आंसर यह आना चाहिए था ताकि इंडियंस को ऐसा फील हो कि ब्रिटिश हमारी सुन रही है, ताकि ब्रिटिश इज रिस्पॉन्सिव टू इंडियन डिमांड्स। इस वजह से अंग्रेजों ने ये सोचा कि हमें जो है ना वो एक्सपेंड करना चाहिए काउंसिल्स को, और काउंसिल एक्सपेंड करने के लिए आपके पास ऑफिशियल जो मेथड है वो क्या है कि आप रिफॉर्म भेजेंगे, वायसरॉय उनको इंट्रोड्यूस करेगा। ये आपके पास जो है ना वो दो रीजन आ गए। तीसरा रीजन, अगर आप लोगों को याद हो गलती से तो इसको थोड़ा सा हम पीछे के इवेंट से कनेक्ट करेंगे इस बात को। आप मुझे बताएं, पार्टीशन ऑफ बंगाल प्लस शिमला डेपुटेशन प्लस मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, इन सब चीजों से हिंदूज और मुसलमानों के ताल्लुकात बेहतर हो गए थे या बिगड़ गए थे, बिगड़ गए थे। कम्युनलिज्म बहुत बढ़ गया था, यानी कम्युनलिज्म बहुत बढ़ गया था। कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्रिटिश को ये पता था कि हमारे लिए इंडिया के ऊपर हुकूमत करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इस सिचुएशन की वजह से क्या हो रहा था, इट वॉज डिफिकल्ट टू गवर्न इंडिया, ठीक है, इट वॉज डिफिकल्ट टू गवर्न इंडिया, ठीक है। इंडिया को गवर्न करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि कम्युनलिज्म थोड़ा सा खत्म कराया जाए, ठीक है। और वो खत्म कैसे होता, जब दोनों पार्टीज को, हिंदूज और मुसलमानों को एक चीज के ऊपर लाया जाता, और वो लाने के लिए टू ब्रिंग बोथ पार्टीज टुगेदर, दोनों पार्टीज को साथ में लाने के लिए ये रिफॉर्म्स निकाले गए थे। इनका क्या नाम था, इनका नाम था मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये आपके पास ये रीजंस थे जिस वजह से मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स निकाले गए थे। और भी रीजंस आप लिख सकते हो कि ब्रिटिश हर 10 साल में अपनी नई पॉलिसीज निकालती थी, तो इस वजह से भी उन्होंने मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स भेजा। शिमला डेपुटेशन में ब्रिटिश ने वादा किया था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, याद है, तो इस वजह से उसको भी पूरा करना था, तो रिफॉर्म्स लाए, सो ऑन सो फोर्थ। आर वी क्लियर ऑन दिस, डज दैट मेक सेंस। तो ये आपके पास मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स के मेन जो है ना वो बातें। अब अगली चीज जो 7 मार्क के अंदर इसमें आपसे टेस्ट होगी वो ये होगी कि मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को अपोज क्यों किया गया। अगला 7 मार्क का क्या टेस्ट होगा, व्हाई मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स were opposed, why मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स were opposed, ठीक है, इनको opposed क्यों किया गया था। दिस ऑल्सो कम फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को अपोज क्यों किया गया, उसके क्या वजूहात थी। तो अब आप देखो, आपको ये सोचना है
कि ये जो ओपोजिशन है ये किसकी तरफ से आया, बताओ, आया मुसलमानों की तरफ से आया या फिर आपके पास हिंदूज की तरफ से आया? समझ आई बात? यू हैव टू थिंक लाइक दिस। अगर हिंदूज की तरफ से आया, डेफिनेटली आया, तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, और अगर मुसलमानों की तरफ से आया तो उसके पीछे क्या रीजंस थे? भाई हिंदूज की तरफ से जब वो आया तो उसका पहला ऑब्वियस रीजन क्या था? हिंदूज जलते थे, ये मिक्स नहीं करना है। हिंदूज जलते थे, किस चीज से जलते थे? कि मुसलमानों को क्या मिला है? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, देवर अगेंस्ट। तो पहला रीजन ऑफ ऑपोजिशन हिंदूज की साइड से क्या था? देवर अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब इस पॉइंट को आप सही से समझा सकते हो। आप बोलोगे कि हिंदूज को क्या चाहिए था? हिंदूज को चाहिए था जॉइंट इलेक्टोरेट्स। हिंदूज को क्या चाहिए था? हिंदूज वांटेड जॉइंट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, इस वजह से हिंदूज ने जो है ना वो ओपोज किया मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को। Does that make sense? Are we clear on this? अच्छा, दूसरा रीजन, बेटा कुछ हिंदूज ऐसे थे जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी उनको स्वराज चाहिए था, सेल्फ रूल चाहिए था। ठीक है, दे वांटेड टू थ्रो आउट द ब्रिटिश। तो बहुत सारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऐसे थे, बहुत सारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, और ऐसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट खास तौर पे कहां पर थे बेटा? वेस्ट बंगाल में। ये जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इन लोगों को चाहिए था स्वराज या सेल्फ रूल। इन लोगों को सेल्फ रूल चाहिए था। तो इन लोगों ने बोला भाई हमें, वी डोंट वांट दीज रिफॉर्म्स, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट शिट, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें पागल मत बनाओ, बस हमारा मुल्क छोड़ के यहाँ से चले जाओ। ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज थे उन लोगों ने ये बात की। ये दो रीजंस हो गए। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से थर्ड रीजन, अच्छा अब कुछ ऐसे रीजंस थे जो कॉमन है, यानी मुसलमानों ने भी उन रीजंस की वजह से ओपोज किया और हिंदूज ने भी उन रीजंस की वजह से ओपोज किया। उनमें से पहला क्या है? मेन पावर अभी भी किसके हाथ में थी? वायसरॉय। किसके हाथ में थी? वायसरॉय। मेन पावर वाज स्टिल इन वायसरॉयज हैंड। तो इंडियंस के पास क्या पावर थी? इंडियंस के पास सिर्फ क्या रोल था? एडवाइजरी रोल। इंडियंस के पास सिर्फ क्या रोल था? एडवाइजरी रोल। सिर्फ मशवरा दे सकते थे, कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। अच्छा, इसी के साथ साथ मुझे बताओ, क्या विमेन को इजाजत थी वोट करने की? ठीक है, तो ये भी एक रीजन ऑफ ऑपोजिशन था। विमेन यानी अपने मुल्क में इंडिया की औरतों को इजाजत नहीं थी वोट करने की। विमेन वर नॉट allowed to vote. This was another reason why the Molde Minto reforms were opposed. ठीक है, ये मेन रीजंस थे मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को अपोज करने के लिए, मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। दीज वर द मेन रीजंस। ठीक है, ये कितने मार्क्स में आता है? दिस ऑल्सो कम्स फॉर 7 मार्क्स। ठीक है, अच्छा, ये 3 सवाल मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स के ऊपर आ सकते हैं आप लोगों को, बेस्ड ऑन द मार्क्स, जो के मार्क्स हैं, डिपेंडिंग ऑन 4 मार्क में आया है या 7 मार्क में आया है। समझ में आ गई बात? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो अभी।